नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं बाजार आज और कल। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बाजार आज और कल इस शो में आज के बाजार का पूरा एक्शन तो हम आपके सामने रखते ही रखते हैं, साथ ही कल के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी और किन शेयरों में कमाई के शानदार मौके बनेंगे ये भी आपको हम बताते हैं। तो आप इस शो में हम इससे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 9582222666 ये नंबर है जिसके जरिए आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे शो में जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के हैंडल्स आपके सामने हैं। यहां पर आप हैशटैग बाजार आज और कल का इस्तेमाल कीजिए और अपने जो भी सवाल हैं वो हमें भेजना आप यहां भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया दो जरिए हैं आपको हम तक सवाल पहुंचाने के लिए। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए मौजूद हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर साहब। इनके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी अरमान नाहर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कल के बाजार के अहम ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज दरअसल बाजार में कैसा माहौल रहा, कैसा कारोबार रहा। तो अगर हम बाजार पर निगाह डालें और फिगर्स पर देखें तो हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन जो बाजार रहा वो लाल निशान के साथ बंद हुआ। जी हां, बाजार ने क्लोजिंग के समय फिर बिकवाली नजर आई और हालांकि ओपनिंग के समय बाजार ने लगातार 2 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगाया था, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में बाजार में बिकवाली नजर आई और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा गिरकर 53,514 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 92 अंक फिसलकर 16,000 के नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 304 अंक टूटकर 34,827 के स्तर पर बंद हुआ। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं आज बाजार अच्छी शुरुआत के बाद आखिर क्यों फिसले। ओवर टू यू अनिल जी। कल के कमजोर ट्रेडिंग सेशन के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से उतार चढ़ाव से भरा लेकिन एक मुश्किल भरा सेशन रहा। शुरुआत मजबूती के साथ हुई भारतीय बाजारों की, क्योंकि डाउ फ्यूचर से अच्छे संकेत थे। अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी हुई लेकिन उम्मीद के मुताबिक, और आज की तेजी के पीछे और शुरुआत मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था क्रूड का। कच्चा तेल $100 के नीचे आता हुआ दिखा, उससे भारतीय बाजारों में थोड़ा सा जोश आया। 16,150 के आसपास हम निफ्टी पर पहुंचे भी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा टिक नहीं पाए और धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग आती नजर आई। और इस प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह ये थी कि भारतीय बाजारों में 2 दिनों से अब एफआईज की खरीदारी रुकती हुई दिख रही है और थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज रात अमेरिका में एक अहम ट्रेडिंग सेशन है, वहाँ पर आने वाले हैं आंकड़े महंगाई के और उस पर सबकी नज़र है। तो उसके बाद कल एक मेक और ब्रेक ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। कल हमारे वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी। तो इन सब संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजार बहुत ज़्यादा खराब संकेत नहीं होने के बावजूद धीमे धीमे फिसलते नजर आए। 16,000 के लेवल को भी तोड़ा और 15,950 के आसपास निफ्टी पर पहुंचे और फाइनली क्लोजिंग 16,000 के थोड़े से नीचे। तो आज एक कमज़ोर क्लोजिंग देखने को मिली। वही हाल बैंक निफ्टी का भी था। एक्चुअली बैंक निफ्टी ने आज कमजोरी की लीडरशिप ली और पहले बैंक निफ्टी ने 35,000 का लेवल तोड़ा। 34,900 भी जो अहम लेवल था उसके नीचे बंद होते दिखे। तो क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एक कमजोर क्लोजिंग देकर यह संकेत दिया कि हो सकता है आज रात आपको अमेरिका में बिकवाली का दबाव दिखे और साथ ही हमारे यहाँ एफआईज की बिकवाली का जो प्रेशर है उसके चलते प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का माहौल उतना खराब नहीं था, बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या में उतनी दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं न कहीं इंडेक्स हैवीवेट्स में आज बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती नजर आई। तो ये थी बाजार पर अनिल सिंघवी की राय। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी, जिनसे हम जानेंगे कि कल पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा। लेकिन सबसे पहले अविनाश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज अमेरिका के जो महंगाई के आंकड़े हैं वो थोड़े बहुत चिंता बढ़ाने वाले रहे और जून महीने में अमेरिका में रिटेल महंगाई दर 9.1% रही, जबकि अनुमान 8.8% का था। 41 साल की सबसे ज्यादा महंगाई दर है। कल क्या दिखने वाला है सर इस सारे फिगर्स का भारतीय बाजारों पर? प्रशांत, मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का इन्फ्लेशन डेटा यूएस में आया है
वो आपने सही कहा कि 41 इयर्स का हाई है, 9.1% की किसी को मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन नहीं थी और ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है, तो होपफुली आज रात को जैसे डाउ परफॉर्म करेगा, उसके हिसाब से कल इंडियन मार्केट्स खुलेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि आज रात डाउ में हो सकता है आपको काफ़ी भारी बिकवाली देखने को मिलेगी और अगर आज डाउ काफ़ी नेगेटिवली बंद होता है, तो कल सुबह इंडियन मार्केट्स में एटलीस्ट शुरुआती जो सेशन रहेगा, वो काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स को इंडियन मार्केट्स भी फॉलो करते हैं, तो आपको शायद और थोड़ी बिकवाली कल देखने को मिलेगी। ऑलरेडी इंडेक्स 16,000 का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ऑलरेडी मार्केट ने तोड़ा है, तो वो एक नेगेटिव खबर है। और ये अगर कल आज रात को डाउ गिरता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कल थोड़ा-सा नेगेटिव रुझान के साथ ही मार्केट्स ओपन अप होना चाहिए और उसके बाद कितनी खरीदारी सेकंड हाफ में आएगी, वो मार्केट्स की ट्रेंड डिसाइड करेगा। बट डेफिनिटली कल का ओपनिंग सेशन काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। हो सकता है शायद आपको गैप डाउन भी मिले, लेकिन उसके बाद दोपहर के सेशन कैसा प्राइस मूवमेंट्स होते हैं, वो आगे की ट्रेंड डिसाइड करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और चलिए अब शो में आपकी पोजिशनल पिक की ओर चलते हैं। क्या है आपकी पोजिशनल पिक आज के लिए? इनफैक्ट प्रशांत, हफ्ते भर के लिए जो पोजिशनल पिक हमको अच्छी लग रही है वो स्टील सेक्टर में है और कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। हमको लग रहा है कि 558 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के करीबन अगर हफ्ते भर का या 10 दिन का नजरिया है, तो आपको 640 650 का टारगेट मिल सकता है। ऊपरी लेवल से स्टील के कंपनियां में बहुत बिकवाली हो चुकी थी। यहाँ पे हमारा अनुमान है कि पहले तिमाही इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। हालाँकि ऊपरी लेवल से काफ़ी स्टॉक पिट चुका है, तो 8 से 10 दिन के लिए कोई अगर पोज़ीशन लेना चाहे, तो ये लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव है। 558 का स्टॉप लॉस रखिए और 640 650 का एक 8 से 10 दिन का टारगेट है। तो ये मेरी तरफ से पोज़ीशनल पिक रहेगी हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। तो अविनाश जी की पोजिशनल पिक जीएसडब्ल्यू स्टील, स्टॉप लॉस रखें 558 का, 8 से 10 दिन का टारगेट अगर रखें तो 650 के लेवल अचीव हो सकते हैं। और सर अगर हम बात करें आपकी लॉन्ग टर्म पिक की, तो वो क्या होगी? देखिए, लॉन्ग टर्म पिक प्रशांत, हमको लुब्रिकेंट स्पेस में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स पसंद है। जैसे सभी को पता है कि क्रूड के कीमतों में पिछले 1-2 दिनों से काफ़ी भारी बिकवाली आ चुकी है, करीबन 7-8% क्रूड कम हो चुका है। तो ये लुब्रिकेंट कंपनीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है क्योंकि इनका मेन रॉ मटेरियल बेस ऑयल है, जो बेसिकली क्रूड ऑयल से बनता है। फंडामेंटली अगर गल्फ ऑयल की बात करें तो इंडिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। मार्च 22 के लिए बहुत ही बेहतरीन नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए थे और करीबन 211 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था, करीबन 40 रुपए की अर्निंग कमाई थी। कंपनी ने ऑलवेज इंडस्ट्री ग्रोथ से ऑलमोस्ट 2 या 3 टाइम्स ग्रोथ रिकॉर्ड किया है और कंपनी का मानना है कि पहले क्वार्टर में जिस प्रकार का आईआईपी का ग्रोथ आया है, जिस प्रकार का ऑटोमोटिव सेक्टर से ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। तो इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 50 रुपए की अर्निंग आएगी और इनका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, इनका बायबैक का भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 1 साल का नज़रिया लेना है, तो मेरे ख्याल से ₹550 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है। अच्छी कंपनी है, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है, तो यहाँ पे निवेश का मौका बन सकता है। तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट में निवेश कीजिए, टारगेट 550 का, ये अविनाश जी की लॉन्ग टर्म पिक। और अब इस शो में हम दर्शकों के सवाल भी ले रहे हैं। हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है। तो अब कुछ दर्शकों के सवाल लेते हैं जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पेजेस और हमारे व्हाट्सएप के जरिए हम तक तमाम अपनी क्वेरीज भेजी हैं। सर अरविंद हैं अहमदाबाद से, जो कि व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने पूछा है कि उनके पास एसीसी सीमेंट के 25 शेयर हैं और 2200 के भाव पर उन्होंने ये शेयर्स लिए हैं। कंपनी कल जून तिमाही के नतीजे भी जारी करेगी, उस पर भी निगाहें रहेंगी, तो क्या सलाह होगी इन्हें? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि जो पहली तिमाही आएगी प्रशांत, उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन्स पर प्रेशर हो सकता है क्योंकि जो कीमतें हैं रॉ मटेरियल्स की, अगर हम पेटकोक की बात करें, कोल प्राइसेस की बात करें, तो उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो चुका है। और नॉर्मली क्या होता है कि मानसून के बाद वॉल्यूम का पिकअप होता है, तो डेफिनेटली सीमेंट लॉन्ग टर्म सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। एसीसी एक बड़ी कंपनी है, ज्योग्राफिकल रीच भी इनका अच्छा है। इनका नज़रिया अगर कम से कम 12 से 15 महीना है, तो होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक में थोड़ी बहुत कमजोरी आए क्योंकि मार्जिन्स इस क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में खराब होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगले साल तक अगर वो होल्ड कर सकते हैं, तो इसमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। तो मेरी राय में होल्ड करना इनके लिए ठीक रहेगा। तो एसीसी में बने रहने की सलाह अविनाश जी की तरफ से आती हुई 12 से 15 महीने का टारगेट रखिए अगर आपका नजरिया है, तो यहाँ पर अच्छे आपको नतीजे मिल सकते हैं। रेणु कुमारी हैं औरंगाबाद से, टाटा स्टील के 31 शेयर अविनाश जी इन्होंने लिए हुए हैं 1140 के भाव पे, क्या होगी इन्हें सलाह?
नहीं, मुझे ख्याल से मैंने आपके चैनल पे प्रशांत पहले भी कहा है कि मेटल सेक्टर के शेयरों में आगे भी थोड़ी बहुत कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली मेटल प्राइसेस थोड़े से करेक्ट हो चुके हैं। हमने देखा है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ा है, डोमेस्टिकली भी इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ा है, उससे डिमांड में काफ़ी कटौती हो गई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टाटा स्टील में कोई भी अगर राइज़ मिलता है, तो इनको निकल जाने की राय मैं दूँगा, क्योंकि आने वाला क्वार्टर जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, मार्जिन्स में भी प्रेशर हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील में सेल ऑन राइज का एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके यहाँ पे निकल जाए, कोई दूसरे सेक्टर में पैसा डाले जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो रेणु जी, इसमें एग्जिट करने की सलाह और दूसरे स्टॉक में निवेश करने की सलाह आपके लिए आती हुई। गोविंद खोसला हैं भटिंडा से। सर, इंटर ग्लोब एविएशन के 30 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1850 के भाव पे, और आज तो हमने देखा भी कि एविएशन शेयरों में काफ़ी तेज़ी भी नज़र आई, क्रूड में गिरावट का भी असर है। तो क्या सलाह होगी इन्हें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इनका नज़रिया अगर कम से कम साल, डेढ़ साल है, तो ही एविएशन सेक्टर में रही है, क्योंकि देखिए इन इंडिगो को अभी जो चैलेंज मिल रहा है, हमने सभी ने सुना है कि इनके टेक्नीशियंस, इनके एयरपोर्ट्स अभी मास लीव पे गए हैं। इनके लिए दिक्कत होगी अगर ये मैटर जल्दी सुलझता नहीं है, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन भी बढ़ने वाला है। राकेश झुनझुनवाला का जो एयरलाइन है आकांक्षा एयरलाइन, उसके बाद जेट सितंबर से शुरू होने वाला है। तो इसमें आने वाले 3-6 महीने काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे। तो लंबा नज़रिया है तो होल्ड करिए, लेकिन करीबन 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए सिर्फ़ का क्रूड का प्राइस गिरने से इनको मदद नहीं मिलेगी। इनको और भी पॉज़िटिव्स मिलना ज़रूरी है, और अगर पायलट्स और टेक्नीशियंस यहाँ पे सपोर्ट नहीं देते, तो हो सकता है कि इनके नतीजों में थोड़ी बहुत कमज़ोरी आ सकती है। तो मेरे ख़्याल से 3 टू 6 मंथ्स का व्यू लेके आगे भी होल्ड करें, बट कम से कम अभी होल्ड करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। तो अभी होल्ड करना ज़रूरी है। 3 से 6 महीने का जो है वो एक व्यू लेकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं, और हालांकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको ज़्यादा देखना होगा। और सोहित हैं हमारे अगले कॉलर राजकोट से। बंधन बैंक के 50 शेयर अविनाश जी इन्होंने लिए हैं 442 के भाव पे, लेकिन हम बैंकिंग शेयरों में देख रहे हैं कि एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लगातार बनी हुई है। कभी कभी प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। क्या सलाह होगी इन्हें? देखिए, मुझे लग रहा है कि बंधन बैंक में जो कमजोरी आई है वो इसलिए है क्योंकि उनका जो बिजनेस अपडेट है वो थोड़ा खराब है। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस जून क्वार्टर का आया है वो थोड़े से उम्मीद से काफ़ी खराब आ चुका है। तो मेरे ख्याल से नतीजों के लिए रुकिए। मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आने दीजिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद एक फ्रेश रिव्यू ले लीजिए। लेकिन डेफिनेटली इस टाइम मेरे ख्याल से जल्दबाजी मत करिए, पैनिक में भी मत बेचिए। लेकिन हाँ, अगर कमेंट्री अगर ठीक-ठाक आती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, जो मेरे ख्याल से नतीजा अभी 1 या 2 हफ्ते में ज़रूर आने वाली है। तो बंधन बैंक में बने रहने की सलाह सोहित आपको, और चूंकि जो फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे हैं उस पर क्या बातें होती हैं और उस पर क्या व्यू होगा, एक फ्रेश व्यू भी आपको देखना होगा। उसके बाद इस पर अहम फैसला आप ले सकते हैं। उत्सव सिंह हैं, उन्होंने फेसबुक के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है, गोरखपुर से हैं। L&T इन्फोटेक के 60 शेयर अविनाश जी इन्होंने लिए हैं 2980 के भाव पे। कंपनी जून तिमाही के कल नतीजे भी जारी करेगी, तो क्या होगी इन्हें सलाह? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखिए ऑल्दो आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा-सा हेडविंड थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि यूएस मार्केट अगर रिसेशन में जाती है, तो उसका डेफिनिटली इम्पैक्ट कहीं न कहीं इंडियन कंपनीज़ को भी होगा। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि इनको ये शेयर पकड़ना चाहिए, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, इनके जो क्लाइंटल अच्छे हैं, प्लस इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, और प्लस रुपया का जो वीकनिंग है, उसका कहीं न कहीं कंपनी को फ़ायदा होगा। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा-सा स्टॉक में कमजोरी देखने को मिले, लेकिन ऊपरी लेवल पे मुझे लग रहा है इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो बने रहे, कम से कम 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर आप रखते हो, तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है। तो बिल्कुल उत्सव, आपको सलाह ये है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा आप डिसअपॉइंट भले हो सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अच्छे जो नतीजे हैं ये कंपनी दिखाने वाली है, इसलिए बने रहने की आपको सलाह। हनुमंत मोहिते हैं सांगली से। इन्होंने गेल के 140 शेयर लिए हुए हैं 135 रुपए के भाव पे। क्या होगी हनुमंत जी को सलाह अविनाश जी?
नहीं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। देखिए, गेल ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं, प्लस जिस प्रकार से अभी इनका पाइपलाइन बिज़नेस के अलावा गैस बिज़नेस में भी उन्होंने एंट्री की है, हमें लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी पॉज़िटिव है और वो कहीं न कहीं शेयर होल्डर्स को आगे और भी रिवॉर्ड करने की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 12 से 15 महीने है, तो होल्ड ऑन करिए। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की एनर्जी लेवल, एनर्जी का जो मार्केट है, वो जिस तरह से बढ़ रहा है, स्पेशली गैस मार्केट, गेल डेफिनेटली एक बड़ा प्लेयर होगा क्योंकि पाइपलाइन बिजनेस में तो इनकी मोनोपोली है। तो 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। इसमें ज़रूर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बिल्कुल, तो अच्छा रिवॉर्ड बन सकता है, बने रहने की सलाह आपको। प्रकाश सुतार का सवाल है पुणे से कि आईआरसीटीसी के 50 शेयर इन्होंने लिए हैं 1250 के भाव पे। कंपनी का देश भर में सस्ते होटल खोलने का प्लान, ये भी खबर आती हुई नजर आई है। होटल कारोबार में पहले से ही 500 करोड़ का निवेश है, तो क्या व्यू होगा इस पे सर? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत साउंड है। अगर इनका नज़रिया कम से कम डेढ़ 2 साल का है, तो ये आईआरसीटीसी का जो बिज़नेस है वो मोनोपोली बिज़नेस है, ऑल्दो रेगुलेटेड बिज़नेस है। लेकिन ट्रेन एक ऐसी सेवा है जो पूरी कंट्री इंडिया में सभी लोग यूज़ करते हैं और जिसका अनलिमिटेड अपसाइड आपको आने वाले डेढ़ 2 साल में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट होटल का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छी तरह से ये प्लान कर रहे हैं और इनका भी जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मैं निवेशक को इतना ही कहूँगा, अगर थोड़ा-सा ये एवरेज करे करंट प्राइस पे, तो इनके लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आगे आने वाले डेढ़ 2 साल में काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि ऑलमोस्ट इनके बाइंग प्राइस से प्राइस आधा हो चुका है। तो थोड़ा-सा एवरेज कर लीजिए और डेढ़ 2 साल का नज़रिया लेके इसको होल्ड करिए। तो बिल्कुल एवरेजिंग की सलाह और डेढ़ 2 साल का नज़रिया लेकर इसमें अभी होल्ड रखने की आपको सलाह। और अविनाश जी, आप ज़्यादातर जो हमारे कॉलर्स हैं उनकी तमाम शंकाओं का आपने समाधान किया और आगे भी हम इस तरह से तमाम सवाल लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको लौटेंगे तो मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से जानेंगे कल के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अरमान नाहर। अरमान, बताएं कल के ट्रिगर्स के बारे में। कल के लिए ट्रिगर्स में आपको F&O में ACC और लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ कैश के जो नतीजे हैं उसमें भी लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है। एंजल वन, टाटा एलेक्सी, बटरफ्लाई, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, बॉम्बे बर्मा, ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ जो WPI का जून का डेटा भी आने वाला है और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसमें डिविडेंड्स की जो एक्स डेट्स हैं, जिसमें टाटा कंसल्टेंट TCS है, ल्यूपिन है, अतुल है, भारत फोर्ज, बॉश, बिरला सॉफ्ट और पिरामल इंटरप्राइजेज और आदि जैसे स्टॉक्स हैं जिनकी एक्स डेट्स है कल। और उसी के साथ साथ अगर ग्लोबल डेटा की बात करें, अगर ग्लोबल डेटा में आपको सिंगापुर का GDP का डेटा आता हुआ दिखेगा और साथ ही साथ अंत में अगर जापान जो है, जापान का भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आपको आता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान ट्रिगर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के लिए बाजार पर क्या कल की स्ट्रेटजी बनाने की सलाह है। यहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए संकेत जो सबसे अहमियत वाले होंगे, देखते हैं कि आज अमेरिका में इन्फ्लेशन के डेटा कैसे आते हैं और उसके दम पर अमेरिकी बाजार कैसा एक्शन दिखाते हैं। कल सुबह डाउ फ्यूचर्स और साथ ही साथ कच्चे तेल का दाम भी हम देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के अपने संकेतों में कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है, पोजीशंस ज़बरदस्त हैं और साथ ही साथ FIs की तरफ के डेटा किस तरह के आ जाते हैं वो भी हमारे लिए बड़ा ट्रिगर होगा। अब सपोर्ट के लिहाज से 15,800 850 तुरंत प्रभाव से निफ्टी पर सपोर्ट है, उसके नीचे जाने पर थोड़ी कमजोरी बढ़ेगी और ऊपरी स्थानों पर 15,150 से 15,225 की वो रेंज है जिसके पार जाकर टिकना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 34,400 34,550 अगला अहम सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 35,125 से लेकर 35,250 की रेंज ऐसी है जहां पर बैंक निफ्टी आपको रुकता अटकता हुआ नजर आएगा। देखते हैं कल का सेशन फिर से एक बड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन हो सकता है। कमजोर शुरुआत हुई तो निचले स्तरों से सपोर्ट मिलेगा और मजबूत शुरुआत हुई तो प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिखेगी और यही ट्रेड आपको दोनों ही तरफ रेंज को ध्यान में रखते हुए लेना होगा। तो कल के सेशन के लिए आपको ग्लोबल प्लस लोकल दोनों संकेतों पर निर्भर रहना होगा। और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये बताने का।
और आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया साहब। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। बताएं कल ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, बाजार में लगातार पिछले 2 दिनों से ऊपरी स्तरों से गिरावट आ रही है। निफ्टी आज गैप अप जरूर हुआ था, बट ऊपरी स्तरों को नहीं होल्ड पाया और क्लोजिंग के आसपास बाजार में गिरावट देखने को मिली। देखिए, लगभग सुबह के 100 में भी हमने यहाँ पे 16,050 की पुट लेने की सलाह दी थी। अभी भी हमारा मानना है कि निफ्टी में गिरावट जारी रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं निफ्टी नीचे में 15,888 से लेके 15,735 तक के डाउन साइड को छू सकता है, तो 15,950 की पुट लेने की सलाह रहेगी। हालांकि मार्केट गैप अप होता है तो जो भी प्राइस रहे उसके हिसाब से ले, क्योंकि प्रीमियम में वो टाइम डिके के बाद में और मार्केट मूवमेंट के हिसाब से ओपन होंगे। तो 15,950 की पुट लेने की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 30 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये पुट आपको ऊपर में 160 से 175 रुपए का टारगेट दिखा सकती है। एक दूसरा ट्रेड रहेगा रिलायंस एक अहम लेवल पे है। इस काउंटर ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, ऊपर में कॉल राइटिंग बनी हुई है और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े से वीक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो बैंकिंग, रिलायंस और आईटी, 3 ऐसे धन हैं जो बाजार में थोड़ी कमजोरी बना रहे हैं। तो रिलायंस का 2400 का पुट लेने की सलाह रहेगी। लगभग 72 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है। 52 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपको लगभग यहाँ पे 111 रुपए के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चंदन जी आपका इस शो में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे अविनाश जी का। अविनाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश जी, थोड़ा सा समय बचा है तो कुछ कॉलर्स हैं, उनकी क्वेरी ले लेते हैं। गणपत मिनारिया हैं चित्तौड़गढ़ से। विप्रो के 100 शेयर इन्होंने लिए हैं 600 के भाव पे, क्या होगी इनको सलाह? मेरे ख्याल से विप्रो में भी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि यूएस में रिसेशन आता है तो डेफिनेटली टेलीकॉम वर्टिकल में भी थोड़ी बहुत कटाई हो सकती है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पैनिक मत करिए। कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि कल होपफुली बाजार नीचे गिरने के संकेत काफ़ी स्ट्रांग रह गए और नज़रिया 6 से 12 महीने का रखिए तो ही पैसा इसमें बनेगा। तो मेरे ख्याल से पैनिक में मत बेचिए और प्लीज़ होल्ड ऑन करें। इसमें पैसे लॉन्ग टर्म में जरूर बनेगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ी तकलीफ होगी। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बनेगा, ये आपको सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश जी जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की तमाम शंकाओं, उनके सवालों का समाधान देने के लिए। और इसी के साथ बाजार आज और कल में आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। कल फिर आएंगे, कमाई के ढेरों मौके बताएंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस।